चलिए आज हम पॉलिटी में एक कदम आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारे लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 19 जो था उसमें हमने आपको फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक लेक्चर डिलीवर किया कि जब भारत की आज़ादी हुई उसके बाद वो कौन से मुख्य बिंदु थे जिन पर आधारित भारत को आगे बढ़ना था, उनसे किन सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई, जिन सिद्धांतों की पालना करते हुए कंट्री में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल अपरेटस के जन्म हुए और इन सब को एक लीगल बेसिस प्रोवाइड करता है हमारा संविधान। तो लेक्चर उस हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट था वो वाला। आज हम उसी के एक मुद्दे को पकड़ेंगे, फिर हम उसी से निकला मुद्दा रिफ्यूजी का, फिर हम उसी से निकला मुद्दा डेमोक्रेसी का, डेवलपमेंट का, फॉरेन पॉलिसी का। तो हमारे फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर 1 से जो बड़े 5 मुद्दों पर हमने वो लेक्चर डिलीवर किया, उन्हीं से अब एक एक मुद्दे को उठा करके हम उसकी डिटेलिंग करेंगे कि पॉलिटी की बुक जब हम पूरी चैप्टर टू चैप्टर बिगिन करें उससे पहले आपकी पूरी फाउंडेशन स्ट्रेंथेंड हो कि पॉलिटी का हर एक वर्ड आप पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में समझ पाएँ। इसी में आज का जो हमारा लेक्चर है अब वो है इंटीग्रेशन। जैसा मैंने टॉपिक यहाँ पर लिखा भी है, इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के साथ। ये सबसे बड़ा चैलेंज था उस समय का। और इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए जब आप इस फेज़ को बेहतर वे में समझेंगे कि क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े इंडियन लीडरशिप को प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट कराने में, प्रिंसली स्टेट्स में खुद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए किस तरह की मूवमेंट्स चल रही थी, किस तरह से वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत ही क्रिटिकल रोल रहा इस सारे प्रोसेस में, और क्यों ये फेज़ ऑफ इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए जो आगे नेक्स्ट फेज़ आएगा 1956-57 के अराउंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स का, उसे समझने के लिए। और इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के इन चैलेंजेस में जब आप प्रिंसली स्टेट्स के रूलर का नज़रिया और उनका रवैया समझ पाएंगे तभी आपको बेहतरी से समझ आएगा कि संविधान में आज जो भारतीय यूनियन है इसमें जो हमने एक क्वासी फेडरल सिस्टम अपनाया है उसके पीछे के जो बेसिस हैं वो क्या हैं। तो बहुत ब्रॉड लेवल तक आपका माइंडसेट ये लेक्चर ले जाएंगे, तो कृपया इन्हें बहुत ध्यान से सुने। आने वाले संविधान के जितने भी चैप्टर हैं उनमें इन्हीं से उठे सारे कंसेप्ट्स वहाँ पर टेक्निकल वे में फिर एक एक माइन्यूट डिटेल के साथ डील किए जाएंगे। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज का ये लेक्चर हमें समझना है। अब प्रॉपर मेन बॉडी ऑफ द लेक्चर आपके सामने स्टार्ट होगी। चलिए आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाएगी। देखिए हमने भारतीय राजनीति में, भारतीय संविधान के विकास में प्रत्येक परिदृश्य को देखा, समझा। हमने देखा किस तरह से विभिन्न कानून अंग्रेजी साम्राज्य के द्वारा दिए गए, उनके तहत किस तरह से धीरे धीरे जिम्मेदाराना सरकारों का गठन होने लगा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आने लगी भारत में, किस तरह से नेशनल मूवमेंट विकसित हुई, उसमें डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ चाहे वो राइट चाहे सेंटर चाहे लेफ़्ट इंक्लूड होते चले गए। हमने कैपिटलिस्ट का रोल समझा। हमने देखा किस तरह से उनके द्वारा राइट विंग पॉलिटिक्स को स्ट्रेंथन किया गया एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट विंग पॉलिटिक्स। हमने देखा किस तरह से हमारे देश की इस उभरती हुई सोच, जिस सोच में प्रत्येक वर्ग, क्षेत्र, संस्था, संप्रदाय का विवेक सम्मिलित था, ये एक कॉम्पोजिट कल्चर, एक कोलैबोरेटेड एफर्ट को दर्शाता है। और ये कंपोजिट कल्चर, ये कोलैबोरेटेड एफर्ट, ये एक मिलीजुली सोच ही है जो आज आपके संविधान में नज़र आती है, आपके कल्चरल फैब्रिक में, कंट्री में नज़र आती है। आज जब आप विभिन्न परेशानियों से जूझते हैं, कई तरह की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक उथल पुथल आप देखते हैं, उससे निपटने का उपाय यहाँ पर छुपा होता है कि आप इस चीज़ को समझ सकें कि इन चीज़ों की इतिहास में मान्यता क्या रही है, ये मुद्दे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। यदि हैदराबाद से एक पार्टी काम करती है जिसका नाम है AIMIM, तो ये फुल फॉर्म याद करना कोई बहुत कठिन नहीं है।
ऑल इंडिया मजलिस AIM, ऑल इंडिया मजलिस ऑफ इत्तेहाद मुस्लिमीन। तो ऑल इंडिया मजलिस माने ऑल इंडिया काउंसिल, इत्तेहाद मुस्लिमीन माने यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स। तो ये इत्तेहाद मुस्लिमीन का हैदराबाद के निज़ाम उस्मान अली खान से क्या संबंध है? ये किस बैकग्राउंड में शुरू हुई मूवमेंट? यदि इन चीज़ों को आप बेहतर वे में समझेंगे तो आज भारत में क्या हो रहा है आप उसे बेटर डील कर पाएंगे। यही तो करिश्मा होता है इतिहास का, यही तो जादू है। इतिहास आपको मर्ज बताता है, रोग बताता है, और यदि आप उसकी दवा चाहते हैं तो दवा प्रेजेंट में है, लेकिन दवा तभी मिलेगी यदि मर्ज पता है, डायग्नोज करेंगे। तो हिस्ट्री डायग्नोस्टिक सिस्टम है जिससे आप प्रेजेंट में हो रही सभी क्रियाओं को समझ पाते हैं और फिर उनके समूचे समाधान कर पाते हैं। इसी प्रक्रियाओं के तहत हम आज एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द पॉपुलर स्ट्रगल इन द प्रिंसली स्टेट्स। हमने लेफ़्ट देखे, हमने राइट देखे, हमने कांग्रेस के अंदर सोशलिस्ट देखे, स्वराजिस्ट भी देखे, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट भी देखे, हमने ट्रेडर, हमने वर्कर मूवमेंट्स, हमने पीजेंट मूवमेंट भी देखी। आज हम देखेंगे कि प्रिंसली स्टेट्स में किस तरह से राजनीतिक विकास हुआ, कैसे स्वतंत्रता का संग्राम आगे बढ़ा। इसके माध्यम से आज आपको समझ आएगा कि आज के हमारे देश के संविधान में, आज के हमारे देश की राजनीति में जो इंडिया यूनियन है, इस इंडियन यूनियन के स्टेट्स के साथ रिलेशन कैसे हैं। और फिर बहुत सारे अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स जिनके साथ भारत के करार हुए, उन करारों के तहत एक रियासत कश्मीर हुआ करती थी, फिर बाद में वो एक स्टेट के तौर पर इंडिया के काउंट हुआ। तो कई सालों से आपने देखा एक कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता रहा। इस तरह से डिफरेंट आइडेंटिटी के लिए जब राज्य अलग अलग स्तर पर लड़ रहे थे, चाहे वो मुस्लिम लीग के एजेंडे पे ही था कि स्टेट्स को ज़्यादा आज़ादी देनी चाहिए, लेकिन नेहरू रिपोर्ट का कहना था कि नहीं, हमें सेंटर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा आना है। तो ये इंक्लिनेशन टूवर्ड्स द सेंटर फॉर मोर पावर, डिमांड फॉर मोर पावर फॉर द स्टेट्स, ये लड़ाई को हमने देखा है, समझा है। इसी बैकग्राउंड में हम प्रिंसली स्टेट्स को भी आज समझेंगे। तो संविधान में आज रेजिडरी पावर किसके पास है, किसके साथ नहीं। हमारी कंट्री के पॉलिटिकल अरेंजमेंट में सेंटर स्टेट के बीच के क्या रिलेशंस हैं, एक यूनियन और फेडरेशन में क्या फ़र्क होता है। इंडिया क्यों ना तो पूर्णतः यूनियन है ना पूर्णतः फेडरेशन है, कौसी फेडरल है। उन कहानियों को आप समझ पा रहे हैं कि कैसे कस्टम कल्चर मैनर, डिस्टिंक्ट कस्टम कल्चर मैनर इज़ रिस्पॉन्सिबल कि स्टेट्स को एक आज़ादी तो मिले, लेकिन वो डिस्टिंक्ट कल्चर कस्टम मैनर कहीं एक सेसेशन का, सेपरेशन का आधार ना बन जाए, भारत से ही अलग होने का एक बेसिस ना बन जाए। इसके लिए थोड़ा सा केंद्र को भी मजबूत रखा गया है, सशक्त रखा गया है, क्योंकि भारतीय अखंडता, एकता सर्वोपरि है, संप्रभुता उसी पे खड़ी है। लेकिन सार्वभौमिकता भी एक चीज़ होती है, टॉलरेंस भी होना चाहिए। डिफरेंट कस्टम कल्चर मैनर्स के लिए टॉलरेंस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसलिए सेकुलरिज्म है। आप विभिन्न धर्मों को, विभिन्न संप्रदायों को, प्रथाओं को मनाते हैं, आप पे कोई रोक टोक नहीं, आपको पूर्णतः आज़ादी है। लेकिन किसी भी तरह से सरकार समर्थन नहीं देती इन चीज़ों का। लेकिन जब भी यह प्रथाएं, धर्म, संप्रदाय, संस्थाएं यदि मौलिक अधिकारों पर, मानवीय अधिकारों पर किसी भी तरह से आघात करती हैं तो फिर संविधान और सरकारें उसी समय दखल होती हैं और उस चीज़ को, उस प्रक्रिया को ठीक करती हैं। तो ये हमारा बहुत ही विचित्र धर्मनिरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है। ये सारे मूल्य हैं देश के संविधान के, ये सारे मूल्य हैं जिन पर राजनीति कार्य करती है। और मूल्य यही हैं, वैल्यू ही यही है कि आपने कंट्री की इंटीग्रिटी तो बनाए रखनी है, लेकिन डाइवर्सिटी भी ज़रूरी है। इंटीग्रिटी कभी भी फॉर्ज्ड और फोर्स्ड ना हो, वो यूनिटी हो, एकता हो।
एकता कभी दबाव में नहीं होती, एकता है क्योंकि हम अनेकता को स्वीकार कर रहे हैं, तो एकता भी है। अनेकता की आवश्यकता, एकता की ज़रूरतें हमने पढ़ा है। तो प्रिंसली स्टेट के साथ समझते हैं पॉपुलर स्ट्रगल के कॉन्टेक्स्ट में कि कैसे चीज़ें उत्पन्न हुई। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखिए, आप सब जानते हैं कि भारत में अंग्रेजी शासन था। अब अंग्रेजी शासन बहुत ही यूनिक वे में था। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपना रूल बहुत ही ग्रेजुअली इस्टेब्लिश किया। पहली तो आपको बात ध्यान में रखनी है कि अंग्रेज जब भारत में आए हैं तो कोई इस तरह से अब से पहले जितने भी शासक आए हैं उनके द्वारा घुसपैठ, इन्वेजन की गई है, अटैक किए गए। लेकिन ब्रिटिशर्स जब भारत आए हैं तो एक व्यापारिक उपक्रम के तौर पर आए हैं, एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर आए हैं। धीरे 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 ग्रेजुअली कुछ स्टेट्स के ऊपर उन्होंने डायरेक्ट अनेक्स किया, रूल किया, अटैक किया। कुछ को उन्होंने एकोमोडेट कर दिया। वो प्रिंसली स्टेट्स, वो रूलर्स जो अंग्रेज़ों के आने के पहले एग्जिस्ट कर रहे थे, उनको अपने ही शासन में अंग्रेज़ों ने अपने साथ जोड़ लिया, एकोमोडेट कर लिया। तो कहीं पर अनेक्सेशन है, डायरेक्ट कंट्रोल है, कहीं पर मैत्री संबंध स्थापित कर लिए, फ्रेंडली अलायंसेस, तो वहाँ पर इनडायरेक्ट रूल है, एकोमोडेशन की पॉलिसी, कहीं इंटिमिडेशन की पॉलिसी। तो इन्हीं डिफरेंट पॉलिसीज़ की वजह से ब्रिटिशर्स का अपना रूल इंडिया में कंसोलिडेट करना एक बहुत ही ग्रेजुअल एंड कम्प्लेक्स फिनोमेना रहा। इसके तहत भारत में जहाँ पर सीधा शासन अंग्रेज़ों ने किया, तो भारत का वो 60% हिस्सा ब्रिटिश इंडिया कहलाया, और जहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स को एक्नॉलेज कर दिया गया, वो 40% हिस्सा भारत का प्रिंसली स्टेट्स या इंडियन स्टेट्स कहलाया। तो कहानी है ब्रिटिश इंडिया और इंडियन स्टेट्स की। ब्रिटिश इंडिया जो अंग्रेजी शासन के द्वारा सीधे शासन किए जाते हैं, और इंडियन स्टेट्स जहाँ पर आज भी शासक हैं, प्रिंसेस हैं, जो अपने इंटरनल टेरिटरी में तो पूरी तरह से कंट्रोल रखते हैं, सोवरेन हैं। कहा ऐसा जाता था कि सोवरेन हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश पैरामाउंट्सी के अधीन है। और ब्रिटिश पैरामाउंट्सी के अधीन यहाँ पर होने का जो ऑपरेटस है वो ये है कि इंडियन प्रिंसली स्टेट्स भारत में ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश रॉयल्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज़ द वाइस रॉयल्टी, दैट इज़ गवर्नर जनरल, और यू कैन से द वाइस रॉय। तो भारतीय प्रिंसली स्टेट्स इस गवर्नर जनरल, इस वाइस रॉय के वाया ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म का हिस्सा है। और ये गवर्नर जनरल एक तरह का ब्रिटिश क्राउन का पॉलिटिकल एजेंट है। तो इस तरह से पैरामाउंट्सी जो है वो ब्रिटिश स्टेट की ही रही इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पे, लेकिन अपने इंटरनल अफेयर्स में दे वर इंडिपेंडेंट। अब ऐसे में जब ये उनकी पैरामाउंट्सी को रिकॉग्नाइज कर देते थे इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, तो बदले में जो ब्रिटिश इंडिया है, जो ब्रिटिश इंडिया कह रहा हूँ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश क्राउन है, जो इम्पीरियलिज्म है, वो इन्हें अश्योरेंस देते थे, गारंटी देते थे इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी की, कि आपको किसी तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट नहीं आएगा, हम आपको सिक्योर करते हैं। यहीं पर सारी कहानी बदल जाती है। जब आपका रूल इंटरनली एक्सटर्नली फुली सिक्योर्ड हो किसी के द्वारा, और आपको ये कंफर्मेशन हो कि आपको कोई थ्रेट नहीं है, तो ऐसे में इंडियन प्रिंसेस बेइंतहा लक्ष्यस हो गए। उनका पूरा ध्यान लग्जरी की तरफ केंद्रित हो गया, अपनी कंफर्ट की तरफ चले गए, मौज मस्ती की तरफ चले गए, और जो प्रजा थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। वेलफेयर वर्क नहीं हुए, लाइवलीहुड प्रोवाइड करने की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, डेवलपमेंट पे फोकस, एजुकेशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीज़ों पर काम नहीं हुआ। और इनफैक्ट आप हैरान हो जाएंगे कि अंग्रेजी शासन ब्रिटिश इंडिया में है सीधा, और उसके बगल में ही प्रिंसली स्टेट्स हैं। इन प्रिंसली स्टेट्स में कर यानी कि लगान ब्रिटिश इंडिया से ज़्यादा था। इन प्रिंसली स्टेट्स में किसानों की हालत
ज़्यादा भयावह थी ब्रिटिश इंडिया के मुकाबले। इसके कारण भी आज आपको समझ आ जाएंगे। तो भारत में ऐसे कई 100 प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे। कुछ ऐसे थे जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, जो साइज़ में कई यूरोपियन स्टेट्स के बराबर थे, लेकिन कुछ छोटे भी थे जैसे राजकोट और दूसरे। ये कुछ हज़ार की जनसंख्या को ही केवल सर्व करते थे, और कुछ इनके बीच के। तो इस तरह से कई टुकड़ों में, कई प्रिंसली स्टेट्स में भारत बटा हुआ था। अंग्रेज़ों ने जानबूझ करके इन प्रिंसली स्टेट्स का विकास नहीं होने दिया, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश नहीं होने दी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं आने दिए। उसका एक कारण ये था कि अंग्रेज यह चाहते थे कि ये प्रिंसली स्टेट्स हमेशा अंग्रेजी तंत्र के रक्षण के लिए एक बुलवर्क का काम करें। जब भी ब्रिटिश इंडिया में कांग्रेस या कम्युनिस्ट या किसान सभाएं या ट्रेड यूनियंस किसी भी तरह की फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट करेंगी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की मांग करेंगी, संवैधानिक प्रावधान लाने की मांग करेंगी, रेंट रेवेन्यू घटाने की मांग करेंगी, ट्रेड यूनियन इस्टेब्लिश करने की मांग करेंगी, सिविल राइट्स देने की बात करेंगी, तो तब इस उभरती हुई नेशनल मूवमेंट के काउंटर में अपने राज की रक्षा के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इन प्रिंसली स्टेट्स का, इन राजाओं का, तो इन्हें पोषित किया जाए। इसी वजह से जो विकास, जो मूवमेंट्स ब्रिटिश इंडिया में झेल रहे थे, उस विकास को, उस मूवमेंट को वो कभी भी प्रिंसली स्टेट्स में नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि 40% भारत को वो ऐसा ही बना के रखना चाहते थे कि वो 40% भारत अंग्रेजी तंत्र के अधीन सीधे आने वाले 60% भारत को काउंटर करने के काम आ सके। इस वजह से प्रिंसली स्टेट्स ज़्यादा सफ़र हुए हैं और ज़्यादा समस्याओं से गुजरे हैं। अभी आपको बारी बारी वो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो ये कहानी है, ये इंट्रो है इन प्रिंसली स्टेट्स की। देखिए, लगातार भारत में कई प्रयास किए गए इन प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा कि इनकी स्टेटस, इनकी पोजीशन इंटैक्ट रह जाए। अंग्रेजी तंत्र के द्वारा कई विभिन्न नीतियां अपनाई गई थी इतिहास में, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नीति थी सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली की। उस सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी के तहत ही, और बाद में जाकर के लॉर्ड डलहौजी आए, उनकी पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इन पॉलिसीज़ के तहत मैक्सिमम भारतीय राजा रजवाड़ा अंग्रेजी शासन के साथ जुड़े गए थे, जिसमें सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी के तहत मेजॉरली भारतीय राजा अंग्रेजी तंत्र के साथ जुड़ते थे, उनकी पैरामाउंसी को एक्सेप्ट करके। तो मेजॉरली प्रिंसेस और रूलर्स का ये एक इंटरेस्ट रहता था कि उनका राज ख़त्म ना हो, उनकी पोजीशन बची रह जाए, इंटैक्ट रह जाए। और वो पोजीशन इंटैक्ट रहने का एक तरीका था कि जो शक्ति है उसके साथ हाथ मिला लीजिए, तो आपको उखड़ने नहीं देंगी। तो अब अगर आप प्रिंसेस को सिक्योरिटी दे रहे हैं अंग्रेजी तंत्र, तो बदले में कुछ तो मिलता होगा, और बदले में वही मिलता था। 1857 का विद्रोह का दमन करने के लिए भारतीय रजवाड़ों ने साथ दिया। किनका? अंग्रेजों का। बड़े पैमाने पर 1877 और उसके बाद 1911 दिल्ली दरबार भव्य लगा। इसमें किनकी मौजूदगी थी? प्रिंसली स्टेट्स की। लगातार अंग्रेजी तंत्र के द्वारा 1861 के काउंसिल एक्ट से लेकर के 1892 का काउंसिल एक्ट, उसके बाद 1909 का मॉरले मिंटो रिफॉर्म, फिर 1919 का एक्ट और 1935 के भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लगातार प्रिंसली स्टेट्स के नुमाइंदों को रिप्रेजेंटेशन देना वाया नॉमिनेशन। इसका आधार ही क्या था? जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित करने की बात होती थी भारत में बार बार, और जिसमें भारतीयों को इस भुलावे से सेटिस्फाई कराने की कोशिश की जाती थी कि देखिए, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम भारतीयों को शामिल कर रहे हैं। सही मायने में भारतीय नाम से जाने जाने वाले वो, इनके दीवान, इनके मुंशी और ये खुद हुआ करते थे। तो ऐसे में ये अंग्रेज़ों के प्रोटीज थे, और अंग्रेज़ों ने हमेशा इन्हें
भारत में उभरती हुई फ्रीडम मूवमेंट पॉलिटिकल अवेकनिंग को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किया। इन्हें अपने पाले हुए लोगों की तरह इस्तेमाल करते हुए हर बार घुसाने की कोशिश की है लेजिस्लेचर्स में या एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, क्योंकि वहाँ ये अंग्रेजी बोली ही बोलेंगे, ऐसा अंग्रेज़ों को पता था, क्योंकि उन्होंने इन्हें पोषित किया था। लेकिन देश भर में यह भुलावा दिखाया जाएगा कि देखिए आप लोगों को शामिल किया जा रहा है, भारतीयों को हम जगह दे रहे हैं। इस तरह की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल हुआ, जिसका इन्होंने भी भरपूर इस्तेमाल उठाया। अब क्योंकि आपका रूल पूरी तरह से सिक्योर है, सेफ़ है, तो आपको डर ही नहीं है कि आपको कोई सत्ता से उखाड़ सकता है। ऐसे में आपने राज्य के धन को अपना निजी धन समझा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि आज आप लोकतांत्रिक मुल्क में जीते हैं। ऐसे लोकतांत्रिक मुल्क में आप जो भी कर देते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होने वाली राशि, जो भारत की संचित निधि जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो किसी देश की सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का अपना निजी धन नहीं है। वो उसे अपने निजी उपयोग के लिए खर्च नहीं कर सकते। उस ट्रेजरी पे, उसे पब्लिक एक्सचेकर का पैसा कहते हैं, उस ट्रेजरी पे, उस कोष पे जनता का अधिकार है। जनता को रिप्रेजेंट संसद करती है और राज्यों में विधानसभाएं करती हैं। उस संसद की अनुमति से ही वहाँ से पैसा निकलता है। लेकिन यह अचीव करने में हमें बहुत शहादतें देनी पड़ी। प्रिंसली स्टेट्स में ऐसा नहीं था, ब्रिटिश इंडिया में भी ऐसा नहीं था। इस पैसे पर ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेजी गवर्नर जनरल का अधिकार रहता था और प्रिंसली स्टेट्स में राजाओं का। अंग्रेजी गवर्नर जनरल और राजाओं का अधिकार इस कोष से ख़त्म हो, जनता का अधिकार आए, ये कई सालों की गाथा है, कई सालों के लंबे प्रयास है, फिर ये हो पाया और हमने अचीव किया। यही तो लोकतंत्र है। पग पग पर किन चीज़ों की मांग रखी गई, उसे कैसे दिया गया, यही तो समझना होता है। किसी चीज़ को, किसी प्रक्रिया को समझने के लिए अपना निजी धन समझ करके उसे लुटाते रहे और राजहित में कार्य करने की बजाय पोजीशन सिक्योर मान करके अक्सर ये यूरोप में पाए जाते थे। आप अपने जितने प्रिंसली स्टेट्स देखेंगे ना, मैं आपको वादा करता हूँ 1850 के बाद इन सब की इमेजेस, फ़ोटोज़ लंदन में इनके अपने हाउस बनाए थे इन्होंने, वहाँ पे रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, पार्टियाँ इनकी वहाँ चलती थी। लंदन पार्टियाँ इंक्रीज़ हो गई और सारा गर्मियों में इंतज़ार करते थे लंदन से अफसर कब आएंगे, गेस्ट के तौर पे आए। गेस्ट बुलाने का बड़ा रिवाज चलाया इन्होंने। शिकार पार्टियाँ ऑर्गेनाइज करते थे उनके लिए, ज़बरदस्त। कहते हैं शिकार पे चलते हैं। वो कोई शिकार आम नहीं होते थे, वो लंबा चौड़ा होता था सारा तंत्र। औरतें बढ़ाते चले गए अपनी हैरम में, अंग्रेज़ औरतें भी, भारतीय भी, सब डालते चले गए, जर्मन भी, बढ़ाओ कहते हैं इनको। तो हैरम एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करनी चाहिए थी लेजिस्लेचर, एक्सपेंड किया अपना हैरम। ऑर्गेनाइज करनी चाहिए थी लेजिस्लेटिव मीटिंग, ऑर्गेनाइज की शिकार पार्टियाँ। दौरे करने चाहिए थे गांव, ग्रामीण क्षेत्र के, खेतों के दौरे किए लंदन के। बनाने चाहिए थे इरिगेशन के प्रोजेक्ट, बनाए लंदन में अपने हाउस। ये कब होता है? ये तब होता है जब आपकी सत्ता पुख्ता होती है और आपको पता है आपको शक्ति जनता से नहीं मिल रही है, एक तंत्र से मिल रही है, अंग्रेज से मिल रही है। ये शक्ति का स्रोत ही तो बदलना है। यदि शक्ति का स्रोत जनता होती तो ऐसा ना होता। बस इसी की जद्दोजहद है ये, शक्ति का स्रोत बदल दे। सो इन्फ्लुएंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट, दूसरा पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट। देखिए अब ऐसा तो नहीं है कि देश के स्तर पर नेशनल मूवमेंट हो रही है और उसका इन प्रिंसली स्टेट्स पर कोई असर नहीं होगा, यकीनन ही असर होगा। तो भारतीय स्तर पर 1920 नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट का दौर बहुत महत्वपूर्ण दौर माना जाता है, जिस दौर में इन प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर भी इस भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट का असर हुआ। इसके तहत अब स्टार्टिंग तौर पर ये असर कैसे हुआ? देखिए बिगिनिंग में तो जो इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस थे, जो इंडिविजुअल फ्रीडम फाइटर थे, उनके द्वारा यहाँ पर लोगों को अवेकन किया गया। ये कौन थे? ये मेजॉरली इंडिविजुअल रेवोल्यूशनरीज थे।
वो लोग थे जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी में किसी तरह से कोई रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी कर देते थे, बाद में अंग्रेजी तंत्र उन्हें ढूंढता था और वो भाग करके प्रिंसली स्टेट्स में चले जाते थे, क्योंकि जुरिस्डिक्शन बदल जाता है। तो प्रिंसली स्टेट सेफ हेवन के तौर पे थे। यहाँ जाने के बाद वो लोगों के बीच विचरते हुए लोगों को जागरूक करते थे आज़ादी को लेकर के, उनके अधिकारों को लेकर के। तो इन एब्सकॉन्डर्स ने, इन भागे हुए लोगों ने एक अहम रोल और एक अहम भूमिका निभाई है प्रिंसली स्टेट्स के अंदर फ्रीडम मूवमेंट को जगाने के लिए, बढ़ाने के लिए। केवल इनके द्वारा ये किया गया ऐसा भी नहीं है। कांग्रेस का विकास हो रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस के द्वारा भारत के स्तर पर जितने भी सेशंस होते थे, जितनी भी मीटिंग्स और जो भी कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे, उनका भी सीधे तौर पर अखबारों के माध्यम से, प्रोपेगेंडा के माध्यम से, जो मेंबर कांग्रेस की मीटिंग्स अटेंड करने आते हैं उनके माध्यम से प्रिंसली स्टेट्स में प्रचार होता था। तो इसके तहत भी यहाँ पर मूवमेंट्स उभरती रहीं। लेकिन एक बात आपको सदा ही याद रखनी है, ब्रिटिश इंडिया के कंपैरेटिवली प्रिंसली स्टेट्स पॉलिटिकल अवेकनिंग के मामले में 10 बरस पीछे रह गए। यहाँ पर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल अवेकनिंग, अराउजल बहुत देर से हुआ, क्योंकि यहाँ पर कौन था? प्रिंसेस थे। लेकिन सही मायने में भारत के स्तर पर जो प्रोटेस्ट मूवमेंट ऑर्गेनाइज हुई है वो अगेंस्ट द फॉरेनर हुई है। फॉरेनर कौन है? द ब्रिटिश। इम्पीरियलिज्म के खिलाफ हुई है, साम्राज्यवाद के खिलाफ हुई है, राजशाही राजतंत्र के खिलाफ तो अभी होगी, लेकिन पहला टारगेट राजतंत्र को रखा, पहला टारगेट साम्राज्यवाद को रखा, फॉरेनर्स, एलियंस को रखा। तो मेन छवि अंग्रेज़ों की बनाई। और दूसरी बड़ी बात, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित किए गए तंत्र ही कहीं ना कहीं जिम्मेवार भी बन गया नेशनल अवेकनिंग का, क्योंकि बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाना गया, वहाँ से एजुकेटेड यूथ फ़ॉरेन गया, वहाँ जा कर के सिविल राइट्स देख करके आया, उसने अधिकारों को देखा, जाना, समझा, उसने वेस्ट यूरोपियन रेवोल्यूशनरी लिटरेचर पढ़ा, उसने स्कूल्स में एजुकेशन ली, इंग्लिश एजुकेटेड हुआ, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाया। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए ब्रिटिश इंडिया में। तो अंग्रेजी तंत्र के द्वारा जो अपने लाभ के लिए स्थापित इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे फिर वो रेलवे हुआ, चाहे फिर वो इंडस्ट्री हुआ, चाहे फिर वो प्रेस हुआ, एजुकेशन हुआ, लॉ कोर्ट्स हुए, कुछ भी हुए, इसका एक समय में जाके योगदान मिला हमारी फ्रीडम मूवमेंट को। ये चीज़ों का अभाव रहा प्रिंसली स्टेट्स में, तो इसलिए प्रिंसली स्टेट्स में ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से भी पॉलिटिकल अवेकनिंग उस लेवल पर हो नहीं पाई। दूसरी बात, तीसरी बात, प्रिंसली स्टेट्स कभी भी दावा नहीं करते थे कि भाई हम लोकतांत्रिक हैं, लेकिन अंग्रेज शुरू से ये कहते थे कि भाई हम एक सिविलाइज नेशन है और हम सिविलाइजिंग द नेटिव के नाम से तुम लोगों को सिविलाइज करने यहाँ आए हैं। हमारे यूरोप में देखो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, हम नियम कानून से चलने वाले देश हैं, हम रूल ऑफ लॉ में फॉलो करते हैं, और तुम्हारे यहाँ पर भी हम रूल ऑफ लॉ ही इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, नियम कानून से चलेंगे। तो ऐसे में वो आउटराइटली अवेकन्ड इंडियन को, पॉलिटिकली कॉन्शियस इंडिया को डिनाई नहीं कर सकता था जब यह लोग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और इन चीज़ों की मांग करते हैं। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स में तो हायरार्की है, राजतंत्र है, वो ऐसे दावे तो कर ही नहीं रहे हैं कि हम सिविलाइजिंग द नेटिव कर रहे हैं, हम लोकतंत्र लाना चाहते हैं, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है। वहाँ पर तो मेरा वचन ही है, शासन वाले डायलॉग हैं। बाहुबली फिल्म रिलीज़ हो जाती थी हर हफ्ते, उस समय की वो तो लाइव ही करते थे ना बाहुबली। तो ऐसे में वहाँ पे फिर ऐसी मांगे भी नहीं है, क्योंकि देखिए बच्चा तभी मांगेगा लॉलीपॉप अगर थोड़ा दिखाओगे जेब से, जब लॉलीपॉप है ही नहीं तो वो मांगेगा भी कहाँ से। तो प्रिंसली स्टेट ऐसा कोई लॉलीपॉप दिखाते ही नहीं थे, तो जनता मांगती भी नहीं थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। ऐसे में अंग्रेजी रेजिडेंट, अंग्रेजी ऑफिसर जो प्रिंसली स्टेट्स में होते थे, उनकी स्ट्रॉन्ग विजिलेंस और स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन रहती थी प्रिंसेस पे कि ये किसी तरह की फ्रीडम मूवमेंट जैसी चीज़ें, पॉलिटिकल पार्टी और कैंपेन यहाँ पर ऑर्गेनाइज होने भी ना दे, क्योंकि यहाँ पर छवि तो राजा की ही बिगड़ेगी। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से प्रिंसली स्टेट्स में
आपको डिले तो नज़र आता है पॉलिटिकल अवेकनिंग का, कॉन्शियसनेस का, लेकिन हाँ यकीनन ही नेशनल मूवमेंट का एक असर रहा, उसे आप डिनाई नहीं कर सकते। और वही असर आपको 1920 ऑनवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स में दिखना शुरू हो जाएगा। इसमें आता है द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए 1920 की खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन का असर ये रहा कि प्रिंसली स्टेट्स में प्रजामंडल बनने स्टार्ट हो गए। प्रजामंडल का मतलब है स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस, मतलब स्टेट्स में बस रहे लोगों की कॉन्फ्रेंसेस, प्रजा के मंडल, तो प्रजामंडल्स। ये प्रजामंडल एक तरह से प्रिंसली स्टेट्स में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को स्थापित करने के लिए बनी है। तो प्रजामंडलों की शुरुआत होने लगी। भिन्न भिन्न राज्य हैं, जैसे बड़ौदा है, त्रावणकोर है, राजकोट है, हैदराबाद है, कश्मीर है, उड़ीसा है, अलग अलग राज्यों में ये प्रजामंडल स्थापित होंगे। फिर इन प्रजामंडल के द्वारा नेता ट्रेंड किए जाएंगे, स्टूडेंट्स इसमें शामिल होंगे। जो लोग ब्रिटिश इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज़ में सम्मिलित होते थे वो वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के इन प्रजामंडलों का हिस्सा बनेंगे। तो ऐसे में एक पॉलिटिकल वर्कर की क्लास क्रिएट हो गई। इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता हैं, मानिकलाल कोठारी हैं, CR अभ्यंकर हैं। तो बलवंत राय मेहता, मानिकलाल कोठारी, CR अभ्यंकर, ये सभी प्रगाढ़ हस्तियाँ जिन्होंने प्रिंसली स्टेट के क्षेत्र पे एक पॉलिटिकल अवेकनिंग करने का काम किया। तो शुरुआती पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पर अगर आप देखें तो 1920 से 30 के बीच में आपको विभिन्न प्रिंसली स्टेट्स के अंदर प्रजामंडलों की स्थापना होती नज़र आती है, जो तेज़ी से 1927 में, अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, 1922 नॉन कॉपरेशन का दौर था। 1922 फरवरी में चौरी चौरा की घटना हुई, नॉन कॉपरेशन खत्म हो गया, और कांग्रेस के द्वारा क्रिएटेड इस वॉइड को फिल किया स्वराजिस्ट पार्टी ने, जो कांग्रेस का ही एक विंग था। तो एक तरफ स्वराजिस्ट पार्टी मूवमेंट चल रही है, एक तरफ पूरा भारत दंगों की भेंट चढ़ा हुआ है, हिंदू मुस्लिम। तो ये वो दौर है जब राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश इंडिया लेवल पर फ्रीडम मूवमेंट कम पड़ रही है, लेकिन नॉन कॉपरेशन ने जो एक माहौल बनाया था वो माहौल अब मजबूत होगा इन प्रिंसली स्टेट्स में। तो प्रजामंडलों के गठन यहाँ पर दिखेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जो गांधीयन हैं, जो गांधीयन सोच रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे ब्रिटिश इंडिया हो या प्रिंसली स्टेट्स हो, में काम कर रहे थे इस समय एज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। खादी का प्रचार करना, इन चीज़ों को प्रमोट करना, ऐसी चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। एजुकेशन का प्रचार करना, लोगों में सेल्फ रेजिस्टेंस, पैसिव रेजिस्टेंस लेकर के आना। ऐसे में धीरे धीरे प्रजामंडलों का विकास होने लगा। 1927 में भारतीय स्तर पर इन प्रिंसली स्टेट्स की ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस AISPC की स्थापना हुई 1927। तो ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में हुई, और उसके बाद तेज़ी से इसके सदस्य बढ़ने शुरू हो गए। इसे थोड़े ही समय में 700 मेंबर मिल गए, और फिर ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस 1930 के बाद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। 1939 लुधियाना सेशन में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने हैं, वो भी बहुत पीक पूरे पीरियड था इस मूवमेंट का। ऐसे में कांग्रेस की भी पोजीशन चेंज होगी। वो कैसे होगी? द कांग्रेस पॉलिसी कैसे काम हुआ, कांग्रेस ने क्या लिया, फेडरेशन स्कीम और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, इसके अंदर के ही 2 पॉइंट। तो कांग्रेस की क्या पॉलिसी रही है प्रिंसली स्टेट्स को लेकर के, ये समझते हैं। देखो, कांग्रेस की पॉलिसी बड़ी ही कम्प्लेक्स रही है प्रिंसली स्टेट्स को लेकर के डे 1 से। क्यों कम्प्लेक्स रही? एक चीज़ आपको सदा ही मान करके चलना होगा कि कांग्रेस ने सदा ये दावा किया कि कांग्रेस एक पॉलिटिकली फुली ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी है। कांग्रेस संवैधानिक मार्गों का पालन करती है, नियम कानून से चलती है, लॉ अबाइडिंग है, और जो भी एग्रीमेंट्स हैं, जो भी डील्स हैं, लॉ हैं, रेगुलेशंस हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं, कांग्रेस उनका ब्रेच नहीं करती है। यही तो कारण रहा, आप कभी समझे नहीं कांग्रेस की शक्ति क्या थी। 1885 से 1932 तक कांग्रेस को कभी बैन नहीं कर पाए अंग्रेज, लेकिन 1925 में बनी
कम्युनिस्ट पार्टी 1934 में बैन हो गई, लेकिन 1885 में बनी कांग्रेस 1932 तक, वो भी थोड़े समय के लिए, कभी बैन नहीं हुई। और 1932 में भी जब वायलेंट एक्ट थोड़े होने लगे तो अंग्रेज़ों ने बहाना लगा करके बंद कर दी। इतना लंबा चलने का कारण ही यह था कि कांग्रेस ने सदा खेल खेला है अपनी इस शक्ति पर कि वो संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करती है, वो नियम कानून से चलती है, वो सारी ट्रीटीज़, लॉज, अग्रीमेंट, ऑर्डिनेंसेस को रिस्पेक्ट करती है। ऐसे में इंडियन स्टेट्स की आइडेंटिटी इंडिपेंडेंट थी उस समय, ये बात आपको माननी होगी। तो कांग्रेस का प्रिंसली स्टेट्स के साथ रिलेशन बड़ा ही कॉम्प्लेक्स रहा है। कैसे रहा है? प्रिंसली स्टेट्स के लोग कांग्रेस के मेंबर बन सकते थे, कांग्रेस के कैंपेन में हिस्सा ले सकते थे। कौन से कैंपेन? जो ब्रिटिश इंडिया में हो रहे हैं, जो ब्रिटिश इंडिया में हो रहे हैं। मतलब अगर आप किसी प्रिंसली स्टेट्स में रहते हैं, आप कांग्रेस के मेंबर भी बन सकते हैं, आप कांग्रेस के किसी पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा भी बन सकते हैं, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन उस प्रिंसली स्टेट्स में, स्टेट के अंदर आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, प्रोटेस्ट, कैंपेन कांग्रेस के नाम पे नहीं कर सकते। अगर आपको उस स्टेट में ऐसा करना है तो उस स्टेट की कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो उसके अंडर आप ये करिए। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि कहना कांग्रेस का ये था कि जो स्टेट हैं उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, अंग्रेजी तंत्र के अंदर उनका स्टेटस इंडिपेंडेंट है, उसके इस इंडिपेंडेंट स्टेटस को हम हार्म नहीं कर सकते, ऐसे में हम कानून नहीं तोड़ सकते, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस का ये इनडिफरेंट बिहेवियर क्यों था? देखिए, कांग्रेस के जो कैंपेन थे ना, कांग्रेस के जो मूवमेंट थी, जो भी कांग्रेस रेजोल्यूशन लेती थी, वो बड़े हद तक इस बात पर निर्भर करता था कि उस समय के पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है उस एरिया की, वहाँ पर गवर्नमेंट क्या ऑफ़र कर रही है, लोग पॉलिटिकली कितने का वेकेंड और कॉन्शियस हो गए हैं। तो मतलब जो मांगा जा सकता था जिस समय में, कांग्रेस वो मांगती थी, और जिस चीज़ के लिए ग्राउंड प्रिपेयर हो चुका होता था, कांग्रेस उसी दिशा में मांगे लेते हुए, मांगे रखते हुए आगे बढ़ती थी। इस मामले में ब्रिटिश इंडिया से प्रिंसली स्टेट्स बहुत वेरी करता था। तो प्रिंसली स्टेट्स में पॉलिटिकल अवेकनिंग के लेवल पर, रूल एंड रेगुलेशन के लेवल पर, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस के नाम पर बहुत वेरिएशन था। कुछ फुली डेस्पोटिक थे, ऑटोक्रेटिक थे, कुछ ऐसे थे जिसमें एक लेवल पर रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस थे। इतनी वेरिएशन की वजह से वहाँ के लोगों की राजनीतिक चेतना में भी अंतर बहुत था। तो जिस एजेंडे पे, जिस फार्मूला पे कांग्रेस ब्रिटिश इंडिया में वर्क करती है, उस एजेंडे, उस फार्मूला पे प्रिंसली स्टेट्स पे वर्क नहीं हो सकता था। पहली बात, वेरिएशन। और जिस एजेंडा, जिस फार्मूला पे ब्रिटिश इंडिया में कांग्रेस वर्क करती है, वो प्रिंसली स्टेट्स की पॉलिटिकल कंडीशन को देखते हुए बड़े एडवांस्ड थे। उतने एडवांस्ड लेवल की सोच के कैंपेन्स प्रिंसली स्टेट्स में करना घातक थे। लोगों को पता ही कुछ नहीं था। उनसे ये कहना कि भाई कंप्लीटली नॉन वायलेंट वे में बाइकआउट करेंगे, उन्हें पता ही नहीं था, उनसे होना ही नहीं था। तो ऐसे में कांग्रेस का ये मानना था कि आप अपनी खुद की सेल्फ स्ट्रेंथ डेवलप करें, आप पहले पॉलिटिकली कॉन्शियस हों, और जो भी लोग कांग्रेस के मेंबर बन रहे हैं, कांग्रेस उन्हें ट्रेंड करेगी, कांग्रेस उन्हें पूरा राजनीतिक ज्ञान देगी, उन्हें राजनीतिक इच्छा शक्ति कैसे जगाई जाती है ये सिखाएगी एक इंस्टीट्यूशन की तरह। कैंपेन कैसे होते हैं बताएगी, डेमोन्स्ट्रेशंस कैसे होते हैं, प्रोटेस्ट कैसे होते हैं, मेमोरेंडम कैसे लिखे जाते हैं, पिटीशन और प्लीज़ कैसे लगाई जाती हैं, सब सिखाएंगे। तो ग्रास रूट लेवल पे जाके प्रिंसली स्टेट्स में फिर काम करो लोगों के बीच, उनके अंदर ये राजनीतिक चेतना जगाओ, इच्छा शक्ति जगाओ, ये कैंपेन खड़े करने का दम लेकर के आओ। तो अपनी सेल्फ स्ट्रेंथ के दम पर ही वो लोग खड़े होंगे। ये आपको ही अपने लेवल पे करना होगा, हम ये नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कांग्रेस का मानना था। लेकिन 1930 के बाद परिस्थितियां बदलती हैं प्रिंसली स्टेट्स के अंदर बड़े स्तर पर। वो कैसे? दो घटनाएं होती हैं, एक फेडरेशन स्कीम और एक कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर पहला प्रावधान ये होता है कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई जाएगी। जिस ऑल इंडिया